नमस्कार दोस्तों। स्टडी आईएएस विथ वर्मा जी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक कुमार वर्मा। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जो हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में पढ़ना होता है। वो कौन सा टॉपिक है? तो आज दो टॉपिक पे चर्चा करेंगे। एक देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909 और दूसरा देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। तो सबसे पहले देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। मार्ले मिंटो सुधार क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो रिफॉर्म था या फिर इस अधिनियम को जो लागू किया था वो यही दोनों मिलकर के किया था। तो मार्ले कौन था? तो मार्ले उस समय का भारत सचिव था और मिंटो जो था वो उस समय का भारत का वायसराय था। ठीक, आई होप आपको ये पता हो गया होगा या फिर आप पहले से आप इसके बारे में जानते होंगे कि मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है। तो मार्ले उस समय का भारत सचिव था और मिंटो जो है वो उस समय का भारत का वायसराय था। अब इसको देखने से पहले हम कुछ बैकग्राउंड के बारे में हम जानने का कोशिश करेंगे। अब वो बैकग्राउंड कौन सा है या क्या है? तो सबसे पहले देखेंगे 1905। तो 1905 में क्या हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था। अब जैसे ही बंगाल विभाजन के बारे में हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में या फिर हमको एक नाम याद आता है। उस बदमाश का क्या नाम था? तो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन। अब ये लॉर्ड कर्जन कौन था और क्या था? तो उस समय का भारत का वायसराय था और इन्होंने ही बंगाल का विभाजन किया था। उसके बाद फिर देखेंगे एक नाम या फिर एक चीज़ देखेंगे 1906। तो 1906 में क्या हुआ था? तो 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। अब जैसे ही मुस्लिम लीग का गठन हुआ था तो अंग्रेजों को पहले से ये तो नीति था कि फूट डालो और शासन करो। तो मुस्लिम लीग का जैसे ही गठन होता है तो मुस्लिम लीग के लिए अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को प्रोवाइड करवा देता है 1909 के अधिवेशन में, ताकि उसको लगा था कि मुस्लिम वर्ग जो है वो एक बहुत बड़े वर्ग है और इसको अगर हम कुछ लॉलीपॉप दे देते हैं तो ये अपना आवाज़ जो है या फिर अपना अलग रास्ता से ये चलना स्टार्ट कर देगा और हमें उतने परेशानियों का सामना ना करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब कि मुस्लिम को एक लॉलीपॉप दे करके और वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने से रोकने की कोशिश किया था। ठीक, एक देखेंगे 1907। 1907 में जो हुआ था वो कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस विभाजन। कांग्रेस विभाजन कहने का मतलब कि गर्म दल के जो कुछ नेता थे वो अपना अलग रास्ता ले लिए थे, अपना लिए थे, और नरम दल के जो कुछ व्यक्ति थे, नेता थे, वो अपना अलग रास्ता अपना लिए थे। और ये कब हुआ था? तो 1907 में सूरत अधिवेशन में। जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है उसमें इसका विभाजन हुआ था, सूरत अधिवेशन। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला और फिर 1916 के जैसे ही लखनऊ में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और फिर दोनों धड़े थे वो एक साथ आ गए और साथ साथ में मुस्लिम लीग जो भी था वो भी कांग्रेस के साथ में आकर के भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे थे। अब इन्होंने क्या ऐसा क्यों किया? इन लोगों को ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ा कि सभी को साथ में लेकर के इस आंदोलन में लड़ने की ज़रूरत था? क्योंकि अगर जो ये लोग सोच रहे थे कि अगर जो सारे लोग अलग अलग रास्ते से चलेंगे तो हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है, हमें और जहाँ तक नुकसान ही होगा। ठीक, इसलिए सभी को एक साथ करके आंदोलन में भाग लेने की अपनी सहमति बनाए और 1916 से फिर तीनों जो है कांग्रेस का गर्म दल, कांग्रेस का नरम दल और मुस्लिम लीग साथ में भाग लेने लगे हर एक आंदोलन में। लेकिन जैसे ही 1909 को अधिवेशन में जो मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करवाया था, आज जो भारत का पार्टीशन जो देखते हैं, भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ, उन्होंने भी एक बड़े भूमिका निभाया था। कब? 1909
1909 कहने का मतलब जैसे ही 1909 में मुस्लिम लीग के लिए अलग से या फिर मुस्लिम वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की प्रक्रिया या सुविधा प्रोवाइड करवा दी, तो उसकी जो डिमांड है मुस्लिम वर्ग के लिए वो बढ़ने लगा था। धीरे धीरे उनकी डिमांड और बढ़ने लगा था और अपना जो अधिकार जो है वो अंग्रेजों से मांगने की कोशिश करते रहा। ठीक, तो 1947 का जो पार्टीशन जो देखते हैं भारत पाकिस्तान का, वो एक बहुत बड़ा जो भूमिका निभाता है। तो 1909 का जो अधिनियम था वो भी। ठीक, तो चलिए चलते देखते हैं जो अधिनियम की प्रमुख विशेषता है, इस विशेषता में क्या क्या था। तो सबसे पहले क्या किया था कि केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करवाया था। ठीक, अभी हमने बताया कि 1906 में जैसे ही मुस्लिम लीग का गठन होता है और 1909 का जो अधिवेशन आता है, तुरंत से मुस्लिम लीग के लिए एक अलग से निर्वाचन की व्यवस्था करा दी जाती है। एक चीज़ और सुधार क्या किया गया था, तो वारसराय कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति होने वाले प्रथम जो भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्या कि इससे पहले जो वारसराय की कार्यकारिणी परिषद है उसमें कोई भारतीयों की जगह नहीं था, लेकिन 1909 की अधिवेशन में या फिर अधिनियम में पहला व्यक्ति को चुना गया वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इसको फिर बढ़ा करके 1919 में 1 से 3 कर देता है और जो कर दिया जाता है। हम आगे जैसे ही 1919 के अधिनियम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो ये वारसराय की कार्यकारिणी परिषद है उसमें भारतीयों को 1 सीट से बढ़ा करके 3 सीट कर दिया जाता है। ठीक, उसके बाद फिर क्या किया जाता है कि केंद्रीय विधान परिषद जो है उसमें सदस्यों की संख्या जो है वो बढ़ा करके 16 से 60 कर देते हैं। 1892 का जो अधिनियम था उसमें जो विधान परिषद की संख्या था वो मिनिमम 10 था और मैक्सिमम 16 है। अब जैसे 1919 का अधिनियम आता है उसमें मिनिमम कितना कर दिया गया, 16 और मैक्सिमम 60 कर दिया गया। और इसके साथ ही क्या किया कि जितने भी बड़े बड़े जो प्रेसिडेंसी था यानी कि विधान परिषद था उसमें सदस्यों की संख्या भी बढ़ाया गया। यानी कहने का मतलब जो बंगाल, मद्रास, बम्बई और संयुक्त प्रांत की जो विधान परिषद है उस सब में प्रत्येक में 50-50 सदस्यों की संख्या कर दिया गया। और जितने भी छोटे छोटे जो प्रेसिडेंसी था जैसे पंजाब, बर्मा, असम की विधान परिषद उसमें सदस्यों की संख्या 30-30 कर दिया। विधान परिषद में सदस्यों को बजट पर वाद विवाद करने का, प्रस्ताव पारित करने का और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। यानी कि सप्लीमेंट्री प्रश्न सिर्फ पूछ सकते हैं। लगता है कि बहुत बड़े उपकार कर दिया हम पे या फिर भारतीयों पे। कहने का मतलब कि क्या, एक लॉलीपॉप थमा दिया भारतीयों को और सिर्फ उस पर वाद विवाद कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। ना ही बजट में आप कुछ सुधार करने की कोशिश कर सकते हैं, ना ही बजट पे आप वोटिंग कर सकते हैं, कोई अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन 1919 की अधिनियम जब आता है तो उसमें कुछ जो है वो वोट करने का अधिकार दिया जाता है और उसमें अपना सवाल पूछने का पूर्ण अधिकार दिया जाता है 1919 की अधिनियम में। ठीक, तो इसमें सिर्फ क्या किया गया था, तो सिर्फ पूरक प्रश्न पूछने का यानी कि सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। सदस्यों को सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों पर विवेचना करने का, प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया था। यानी कि सार्वजनिक हित से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है वो पूछ सकते हैं या फिर उसका जो प्रस्ताव है वो पारित कर सकते हैं। जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी। प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। यानी कहने का मतलब कि कुछ ब्रिटिश पूंजीपति और जमींदारों को अलग से निर्वाचन की प्रक्रिया किया गया यानी कि सुविधा दिया गया। तो जो है भारतीय जमींदार को और 4 जो है वो अंग्रेजी कंपनी या अंग्रेजी जो व्यापारी है, अंग्रेज व्यापारी, उसको अलग से निर्वाचन की सुविधा दिया जाता है। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, जिसमें 37 शासकीय सरकार से संबंधित जो है वो 37
थे और 32 गैर शासकीय हो सकते थे। अब यहाँ पे आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या अभी आपने बताया कि मिनिमम जो ये परिषद में संख्या जो है वो मिनिमम 16 होगा और मैक्सिमम जो है वो 60 होगा, लेकिन यहाँ पे 37 और 32 यानी कि 69 सदस्य हो रहे हैं। तो 69 सदस्य में से जो 9 सदस्य है वो पदेन सदस्य होते हैं। अब पदेन सदस्य कहने का मतलब कि क्या, कि सरकार से संबंधित 9 व्यक्ति जो है वो ये केंद्रीय विधान परिषद में आप अपने आप ये नियुक्त हो जाते हैं या फिर इनको जगह सुनिश्चित कर दिए जाते हैं 9 सदस्य को। तो ये 9 सदस्य जो है पदेन सदस्य होते थे। ठीक, 1892 में सदस्यों की संख्या 10 से 16 था, यानी कि मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16, जो कि 1909 में इसे बढ़ा करके 16 से 60 कर दिया, यानी कि मिनिमम जो है 16 और मैक्सिमम 60 किया गया। अब 69 सदस्यों में से 37 सरकारी अधिकारी होते थे, यानी कि जो 69 जो सदस्य होते थे उसमें 37 सरकार से रिलेटेड होते थे। उसमें भी 28 सदस्य जो है गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता था, 28 गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता था और 9 जो है वो पदेन सदस्य। अभी हमने बताया था कि 9 वैसे व्यक्ति होते थे जो कि सरकार से संबंधित होते थे, जो अपने आप इस भारत परिषद में अपने आप नियुक्त हो जाते थे, लेकिन 28 जो है वो गवर्नर द्वारा मनोनीत किया जाता था। ठीक, अब जो 32 सदस्य थे, 32 गैर शासकीय, उसमें से 5 सदस्य फिर से गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता था, यानी कि जो 37 सदस्य जो शासकीय सदस्य होते थे उसमें से 28 को गवर्नर जनरल नियुक्त करता था और 9 जो था वो क्या होता था, पदेन सदस्य होता था, शासक सरकार के पदेन सदस्य। और जो 32 गैर शासकीय होते थे उसमें से 5 जो है वो गवर्नर नियुक्त करता था और बाकी जो 27 है वो निर्वाचन किया जाता था। अब 27 में से 8 जो है वो मुस्लिम लीग के लिए छोड़ दिया गया था, पृथक कर दिया था। मुस्लिम लीग के लिए 8 सीट दिया गया, 4 सीट ब्रिटिश पूंजीपति के लिए दिया गया था, ब्रिटिश पूंजीपति के लिए 4 सीट दिया गया था और 2 सीट जो है वो जमींदारों के लिए दिया गया था, यानी कि जमींदारों के लिए 2 सीट दिया गया। 13 सीट पे जो है निर्वाचन क्या था, सामान्य निर्वाचन होता था, यानी कि आज जो बोलता है कि जनरल सीट होता है वो, तो 13 सीट जनरल सीट होता था, जनरल इलेक्शन होता था। ठीक, उसके बाद फिर भारतीय मामलों में राज्य सचिव की परिषद में 2 भारतीयों को नामित किया गया, जो कृष्णा गोविंद गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। अब ये भारतीय मामलों में राज्य सचिव क्या है, तो ये ब्रिटेन में यानी कि इंग्लैंड में एक 15 सदस्यीय एक कमेटी होता था, एक 15 सदस्यीय एक समिति होता था, जिसमें पहले 2 व्यक्तियों को जो चुना गया था वो 1909 में चुना गया था और वो दोनों व्यक्ति कौन थे, तो कृष्णा गोविंद गुप्ता जिसे KGG भी बोला जाता है और दूसरा सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। ठीक, अब भारत का वायसराय कौन था, तो मिंटो था, जिसे सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। भारत का वायसराय उस समय लॉर्ड मिंटो था, जिसे सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक बोला जाता है। अब इस अधिनियम को के मुंशी ने क्या बोले थे, जो अधिनियम पारित किया गया था उसको के मुंशी ने क्या बोले थे, तो इस एक्ट ने भारत को उभरते प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया या गला घोट दिया, यानी कि जो भारत में जो डेवलप हो रहा था, जो लोकतंत्र की भावना जो उत्पन्न हो रही थी, ये अधिनियम आकर के क्या किया, उसकी गला घोटने का काम किया। लॉलीपॉप थमा करके क्या किया, जो स्वतंत्रता की आज़ादी की जो भावनाएं उत्पन्न हो रही थी उसको क्या किया, नरम कर दिया, ढीला कर दिया या उसको दबाने का काम किया ये अधिनियम। इसलिए के मुंशी ने क्या बोला कि इस एक्ट भारत के उभरते प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया। और जो मिंटो जो था वो मिंटो भी समझ रहा था कि ये अधिनियम में कुछ खामियां हैं या फिर इसकी जो प्रभाव है वो आगे चल करके बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीष्म होगा। जब
तुम नाग के दांत बो रहे हो तो इसका फल विष ही तो मिलेगा, इसका जो फल जो है वो विष मिलेगा, ना कि अमृत मिलेगा। जैसे ही पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित किया तो मुस्लिम लीग को या फिर मुस्लिम वर्ग को अपना अधिकार का भावना उत्पन्न होने लगा और अपना अधिकार को लेकर के लड़ाई लड़ने लगे, संघर्ष करने लगे और डिमांड करने लगे कि हमें और अधिकार होना चाहिए, देना चाहिए। और उन्होंने अपना अधिकार मांगते मांगते यहाँ तक पहुँच गए कि भारत का ही विभाजन करवा दिए। तो ये 1900 भारत का जो विभाजन का जो प्रभाव जो देखा जाता है तो 1909 से ही देखा जाता है। ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि भारत का विभाजन का जो एक बहुत बड़े जो भूमिका निभाया वो कौन सा निभाया, तो 1909 का अधिनियम भी एक बहुत बड़े भूमिका निभाया। ठीक, अब ये रहा हमारा भारत शासन या भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में हमने देखा। अब उसके बाद फिर देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोला जाता है। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों बोला जाता है? क्योंकि मॉन्टेग्यू उस समय का भारत सचिव था। ये था क्या? सचिव था। और चेम्सफोर्ड जो था वो क्या था? भारत का वायसराय था। अब इसके बारे में हम देखेंगे तो इसे जो भारत शासन अधिनियम 1919 है इसको द्वैध शासन भी बोला जाता है। ये यहीं से प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को अपनाया गया, द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया भारत में। इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है 1919 का एक्ट। ठीक, इसके बारे में अब चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसे मोंटफोर्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोंटफोर्ड। अब इसके बारे में कुछ विशेषता देख लेंगे कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किया था। 1909 का जो अधिनियम है वो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किया था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। प्रांतों में, केंद्र में तो द्वैध शासन प्रणाली को अपनाया ही था, लागू किया गया था, और प्रांतों में भी ये द्वैध शासन प्रणाली को लाया गया या लागू किया गया। केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। केंद्रीय बजट पर राज्य के बजट से अलग किया गया, जो कि आज भी हम देखते हैं कि केंद्र सरकार अपना अलग से बजट पेश करती है और राज्य सरकारें अपना अलग से बजट पेश करती है। तो केंद्र बजट अलग से पेश किया जाता था और राज्य बजट अलग से पेश किया जाता है। 1919 के अधिनियम में ही क्या किया गया था? लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। वैसे 1919 का जो अधिनियम का था, जो इसकी जो डिमांड हो रहा था या फिर इसके बारे में जो बोला गया था, वो बोला था 20 अगस्त 1917 को ही बोल दिया था कि ब्रिटिश सरकार पहली बार ये घोषित किया था कि हम क्रमिक या फिर उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने जा रहे हैं। ये 20 अगस्त 1917 में, और 1919 में ये भारत शासन अधिनियम लागू किया गया और इसको लाया गया और इसको लागू किया गया वो 1921 में लागू किया गया। इसीलिए लोक सेवा आयोग का जो गठन हुआ था 1919 में हुआ था, लेकिन इसको लागू कब किया गया? 1921 में। तो 1919 का जो अधिनियम था उसको भारत में लागू कब किया गया था? तो 1921 में लागू किया गया। ठीक, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसमें पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया, वो भी सीमित मात्रा में। अब महिलाओं को मत देने का अधिकार सभी महिलाओं की थी क्या? नहीं, 1919 तक ये महिलाओं को अधिकार नहीं था, कोई भी महिला वोट नहीं दे सकती थी, और सिर्फ उसमें वोट दे सकते थे कौन चुनाव में? तो कुछ पुरुष। अब कुछ पुरुष में कौन से पुरुष दे सकते थे? तो जो अच्छे खासे टैक्स दे रहे हो, पे कर रहे हो, जो पढ़े लिखे हो, वो लोग ही चुनाव में भाग लेते थे और अपने मत दे सकते थे। अब वही 1919 की अधिनियम जो लाया गया उसमें कुछ महिलाओं को जो चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया या वोट देने का अधिकार दिया गया, तो ऐसे महिलाओं को दिया गया जो कि अच्छे खासे टैक्स पे कर रहे थे और पढ़े लिखे महिला थे, ना कि सभी महिलाओं को। ठीक, उसमें एक चीज़ और लागू क्या किया कि
हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन को अलग से निर्वाचन व्यवस्था दी गई, जो कि 1909 के अधिनियम में क्या था कि मुस्लिम लीग को या फिर मुस्लिम वर्ग को ही सिर्फ अलग से निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। यहाँ पे उसको बढ़ा करके हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था करवाई गई। अब उस समय जो सचिव था एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू था और वायसराय था वो चेम्सफोर्ड था। इससे संवैधानिक सुधार की योजना बनाई थी या इसे संवैधानिक सुधारों की योजना तैयार की थी, जिसके आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 को अधिनियमित किया गया था। कौन किया था? तो एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू जो सचिव था, भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड जो था वो वायसराय था। यही दोनों मिलकर के इस अधिनियम को बनाया और लागू किया। 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को लागू किया। 1919 में ये अधिनियम को पारित किया गया भारत में, लेकिन इसको लागू कब किया गया? तो 1921 में लागू किया गया। ठीक, अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो भारतीयों को शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था, यानी कि भारतीयों को या भारतीय व्यक्तियों को सरकार में शामिल करने का कोशिश किया गया। लेकिन अभी भी जो भारतीय व्यक्ति थे वो खुश नहीं थे। अब खुश कैसे हो? हम ही पे आकर के हम ही पे राज कर रहा हो और हम ही पे हम ही को ये बोला जा रहा हो कि नहीं, आप इस तरीके से नहीं, इस तरह के तरीके से आप शासन कर रहे हैं, और उसमें भी कुछ गिने चुने व्यक्तियों को ही अधिकार दिया गया है या फिर शामिल किया गया सरकार में। ठीक, अधिनियम में केंद्र के साथ साथ प्रांतीय स्तरों पर शासन में सुधार की शुरुआत की गई। अब अधिनियम की मुख्य विशेषता देख लेते हैं। अभी हम देख रहे थे मेन पॉइंट कि क्या क्या चीज़ सुधार किया गया। अब देखेंगे विशेष तौर पे जो विशेषता है उसके बारे में। तो केंद्रीय स्तर पर सरकार की व्यवस्था की गई, जिसमें ऐसे मामले जो राष्ट्रीय महत्व के थे या एक से अधिक प्रांतों से संबंधित थी, केंद्रीय स्तर सरकार द्वारा शासित होता था। यानी कि जो भी बड़े बड़े मामले होते थे, जैसे कि विदेश मामले, रक्षा, राजनीतिक संबंध, सार्वजनिक ऋण, नागरिक और आपराधिक कानून, संचार सेवा आदि को ये सब कौन देखता था? तो केंद्र सरकार देखता था। ठीक, इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधायिका को अधिक शक्तिशाली और जवाबदेह बनाया गया। कार्यपालिका, इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी बनाया गया। ठीक, वायसराय की कार्यकारी परिषद में 8 सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया, जिसमें 3 भारतीय को शामिल किया गया। 1909 में क्या किया गया था? 1909 में एक व्यक्ति को शामिल किया गया था, और जो कौन व्यक्ति थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। अब उसको बढ़ा करके क्या किया गया? अब 1919 में कितने कर दिया गया? 3। कहीं कहीं पे किताबों में मिलता है कि अब जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या जो है 1919 में 3 गुना कर दिया गया। तो 3 गुना नहीं किया, पहले एक व्यक्ति था, अब उसको 3 कर दिया गया। तो पहले एक व्यक्ति का चुनाव होता था, अब 3 व्यक्ति का, तो अप्रूप ही क्या होगा? 3 गुना ये हो गया। तो 8 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय को चुनाव किया जाता था। गवर्नर जनरल को अनुदानों में कटौती करने का अधिकार था। वह केंद्रीय विधायिका और द्वारा लौटा दिए गए बिलों और प्रमाणित कर सकता था तथा अध्यादेश जारी कर सकता था। जो गवर्नर जनरल के अनुदानों में कटौती करने का अधिकार दिया गया था, वह केंद्रीय विधायिका द्वारा लौटा दिए गए बिलों को प्रमाणित कर सकता था। ठीक, विधानमंडल में सुधार। विधानमंडल में क्या सुधार किया गया था? तो अधिनियम में द्विसदनीय था। जो अधिनियम था वो द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई। द्विसदनीय विधायिका आ गया था। पहले क्या था? एक सदनीय व्यवस्था था, अब उसे द्विसदनात्मक कर दिया था। तो विधायिका की ये द्विसदनात्मक या द्विसदनीय विधायिका शुरुआत की गई थी, जिसमें निम्न सदन या केंद्रीय विधानसभा और उच्च सदन राज्य परिषद शामिल थे। आज जो है जो निम्न सदन है वो भारत में किस सदन को बोला जाता है? तो लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है और उच्च सदन को राज्यसभा बोला जाता है।
ठीक, तो उस समय था निम्न सदन को केंद्रीय विधानसभा बोला जाता था और उच्च सदन को राज्य परिषद बोला जाता था। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को सरकार से प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न करने, स्थगन प्रस्ताव पारित करने, बजट पर तथा बजट पर हिस्से पर मतदान करने का अधिकार दिया गया था। 1909 में क्या था, सिर्फ प्रश्न पूछने का अधिकार था, और वो भी कौन सा प्रश्न, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था, ना कि वहाँ पे भाषण ये बजट पे चेंजिंग करने का अधिकार था और ना ही मतदान करने का अधिकार था। अब उसको बढ़ा करके क्या किया गया, तब यहाँ पे बजट पर अपना मतदान कर सकते थे और प्रश्न पूछ सकते थे सरकार से और पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे। लेकिन बजट में सिर्फ 75% हिस्से पर मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। सिर्फ 25% जो हिस्सा है उस पर ही मतदान किया जाता था। ठीक, विधायिका का गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद पर कोई नियंत्रण नहीं थी। निम्न सदन में 145 सदस्य थे, जिसमें से 41 मनोनीत। अब 41 मनोनीत में 26 अधिकारी और 15 गैर सरकारी सदस्य होते थे। ठीक, और 104 जो सदस्य थे वो निर्वाचित किए जाते थे, जिसमें से 52 जो है जनरल होते थे और 30 मुस्लिम लीग से होते थे या मुस्लिम समुदाय से होते थे, 2 जो है सिख द्वारा और 20 विशेष होते थे। इसकी कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष किया गया। इसकी निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष किया गया और जो उच्च सदन है उसकी कार्यकाल 5 वर्ष था। अभी का जो है उच्च सदन का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और निम्न सदन का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक, आपको इसे रिलेट कर सकते हैं कि निम्न सदन का वहाँ पे भी उसका टाइम पीरियड कम थी, यानी कि 3 वर्ष, और उच्च सदन का जो टाइम पीरियड था वो 5 वर्ष था। उच्च सदन में 60 सदस्य होते थे, जिसमें से 26 मनोनीत किए जाते थे, जिसमें से 34 निर्वाचित और जिसमें 20 जो है जनरल, 10 मुस्लिम, 3 यूरोपीय और 1 सिख द्वारा होता था। इसके कार्यकाल कितना था, 5 वर्ष। टाइम पीरियड 5 ईयर्स का होता था। वायसराय की शक्तियां क्या थी, तो वायसराय को विधायिका को संबोधित करने का अधिकार था। विधायिका को संबोधित करने का अधिकार था, बैठकों को आहूत करने का, स्थगित करने का या विधानमंडल को निरस्त या खंडित करने का अधिकार था, जो कि अभी का राष्ट्रपति का अधिकार है। विधायिका के कार्यकाल 3 वर्ष का था, जिसे वायसराय अपने अनुसार बढ़ा सकते थे। ठीक, केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियां, केंद्र सरकार को प्रांतीय सरकारों पर अप्रतिबंधित नियंत्रण प्राप्त था। केंद्रीय विधायिका को संपूर्ण भारत के लिए सभी अधिकारियों और आम लोग हेतु कानून बनाने का लिए अधिकृत किया गया था। केंद्रीय विधायिका पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। कौन से प्रतिबंध थे, तो किसी विधेयक को पेश करने हेतु गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। जैसे मौजूदा कानून में संशोधन या गवर्नर जनरल के अध्यादेश में संशोधन, विदेश संबंध और भारतीय राज्यों सशस्त्र बलों के साथ संबंध मामले में ये उसका था, अधिकार था कि गवर्नर जनरल से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही ये सब काम कर सकते थे। भारतीय विधायिका भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को बदल या उल्टा नहीं जा सकता था। भारतीय विधायिका जो ब्रिटिश संसद से कोई भी कानून पारित होकर के आता था भारत में, उसको भारतीय विधायिका उस पर कोई भी अपना नए कानून इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता था या फिर उसको संशोधित नहीं कर सकता था। ये अधिकार नहीं था भारतीय परिषद को। प्रांतीय स्तर पर सरकार, इसमें वे विशेष शामिल थे जो एक विशिष्ट प्रांत से संबंधित थे। तो जैसे कि आज भी जो राज्य और केंद्र की जो नियम है वो उसमें भी उसी तरह से उस समय होता था कि राज्य अपना जो कुछ नियम कानून, अपना कुछ क्षेत्रीय नियम कानून बना सकता है और केंद्र जो है वो सेंट्रल लेवल पे अपना कानून बना सकता है।
जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, समान प्रशासन, चिकित्सा सुविधाएं, भूमि राजस्व, जल आपूर्ति, अकाल राहत, कानून और व्यवस्था, कृषि आदि पे अपना जो क्षेत्रीय प्रांतीय स्तर का जो सरकार था वो इस सब पे अपना नियम कानून बना सकता था। लेकिन अगर जो केंद्र विधायिका या फिर केंद्र विधान परिषद जो है वो अपना नियम कानून जो बनाता था उसमें वो नियम ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था, ना कि प्रांतीय स्तर की सरकार के नियम कानून। इसी में क्या हुआ था, 1919 में द्वैत शासन की शुरुआत हुआ था। तो वो द्वैत शासन क्या था, इस अधिनियम में प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका हेतु द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। द्वैत शासन को 8 प्रांतों में लागू किया गया था। कि द्वैत शासन कितने प्रांत में था, 8 प्रांत में। अब कौन कौन से थे, असम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। असम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब प्रांत। ये 8 प्रांत था जहां पे द्वैत शासन लागू किया गया था। द्वैत शासन व्यवस्था के तहत प्रांतीय सरकार को अधिक अधिकार प्रदान किए गए थे। गवर्नर प्रांत का कार्यकारी प्रमुख होता था। जो गवर्नर होता था वो प्रांत का कार्यकारी प्रमुख होता था, और वायसराय जो होता था वो केंद्र का प्रमुख होता था। ठीक। विषयों का विभाजन, विषयों को 2 सूचियों में विभाजित किया गया था। एक आरक्षित विषय था और एक स्थानांतरित विषय था। आरक्षित सूची में शामिल विषयों को प्रशासन गवर्नर द्वारा नौकरशाहों की कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था या किया जाना था। इसमें कानून और व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई आदि जैसे विषय शामिल था। सभी महत्वपूर्ण विषयों को प्रांतीय कार्यकारी के आरक्षित विषयों को शामिल किया गया था। स्थानांतरित विषयों का शासन गवर्नर भारत के मंत्रियों की सलाह पर कर सकते थे या सलाह से करते थे। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, उद्योग, कृषि उत्पादन, शुल्क आदि विषय शामिल थे। प्रांत में सैद्धांतिक तंत्र पर या तंत्र विफल होने पर स्थिति में गवर्नर स्थानांतरित विषयों का प्रशासन अपने हाथ में ले सकता था। अगर जो प्रशासन फेल हो जाता था तो गवर्नर जो है वो अपने हाथों में ले लेता था। भारत के राज सचिव और गवर्नर जनरल आरक्षित विषयों से संबंध में हस्तक्षेप कर सकते थे, जबकि स्थानांतरित विषयों के संबंध में उन्हें हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। विधानमंडल में सुधार, क्या क्या सुधार हुआ था, तो प्रांतीय विधान परिषदों और अधिक विस्तार किया गया तथा 70% सदस्यों का चुनाव द्वारा चुना जाता था। सांप्रदायिक और वर्गीय मतदाताओं को व्यवस्था को और मजबूत किया गया। महिलाओं को वोट देने का अधिकार था, लेकिन क्या था, सीमित मात्रा में। सीमित मात्रा में वो सब कौन सी महिलाएं वोट दे सकती थी, वैसी महिला जो कि अच्छे खासे टैक्स से सरकार को पे कर रही हो और वो महिलाएं पढ़ी लिखी हो, वही महिला चुनाव में वोट दे सकती थी, ना कि सभी महिला। विधान परिषद बजट को अस्वीकार कर सकती थी, लेकिन यदि आवश्यक हो तो गवर्नर इसे पुनः बहाल कर सकता था। विधायिका को बोलने का अधिकार और स्वतंत्रता थी। विधायिका को था बोलने का अधिकार था, विधायकों जो था उसको बोलने का अधिकार था और सवाल पूछने का अधिकार था। गवर्नर की शक्तियाँ, विधान परिषदें कानून निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर सकती थी, लेकिन उसके लिए गवर्नर की सहमति आवश्यक थी। बिना गवर्नर की सहमति के लिए कोई भी कानून नहीं बना सकता था। गवर्नर के विधेयक पर वीटो शक्ति का अधिकार था। गवर्नर के पास क्या था, वीटो शक्ति था। गवर्नर अध्यादेश जारी कर सकता था। गवर्नर के वित्त पर पूर्ण नियंत्रण था। तो आज हमने देखा भारत परिषद अधिनियम 1909
और भारत शासन अधिनियम 1919। ये हिस्ट्री और पॉलिटी के नज़र से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसे हम आज अच्छी से देखे, डिस्कस किए, इसके हर एक बिंदु को देखे, जाने, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हम आज इसके बारे में हम पूरे डिटेल से डिस्कशन कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।